Hello and welcome again to my YouTube classes, All Accounting. Dear students, as you are aware that we have been discussing a very important topic of accounting, that is the theory base of accounting, which is also known as generally accepted accounting principles, written as GAAP, and this topic is commonly known as concepts and conventions of accounting. तो अकाउंटिंग की जो प्रिंसिपल्स है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इनको कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस में डिवाइड किया गया है। और हमारा ये तीसरा लेक्चर है इस टॉपिक पे, और पिछले दो लेक्चर से हम कॉन्सेप्ट्स पे बात करते आ रहे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे दैट वी कंक्लूड दीज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, एंड इन आवर कमिंग लेक्चर्स we will discuss the conventions of accounting. So let us come to our main topic, that is to discuss the last three concepts of accounting. तो आखिरी तीन concepts क्या है? The first one is revenue recognition concept, the next is dual aspect concept, and the last one is stable monetary unit concept. Let us try to understand them one by one. हम कोशिश करेंगे इनको जानने की, समझने की कि ये कंसेप्ट हमें क्या कहते हैं, हाउ डू दे गाइड अस इन मेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस का यानी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का यही मकसद है कि एक अकाउंटेंट को गाइड करे, एक अकाउंटेंट को सिखाए, वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करे जिनके मुताबिक एक अकाउंटेंट मतलब अकाउंटिंग करता है, सो दैट द अकाउंटिंग बिकम्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, अकाउंटिंग बिकम्स जनरली एक्सेप्टेड। तो ये कंसेप्ट हमें क्या कहता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमें क्या कहता है? दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉर्डेड व्हेन एक्चुअली रियलाइज्ड, दैट इज व्हेन इनकम इज अर्न्ड। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, इससे पहले भी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा, दैट वाज एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट में थोड़ी सी रिजम्बलेंस है। एक्रूअल कंसेप्ट अगर मैं आपको रिमाइंड करूं, एक्रूअल कंसेप्ट हमें कहता है कि इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड हमें करना चाहिए तभी जब हम इनकम कमाते हैं या एक्सपेंस हम करते हैं, विदाउट कंसिडरिंग वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, और वेदर कैश इज पेड और नॉट। वही हमें एक्रूअल कंसेप्ट कहता है, दैट यू कैन चेक इन माय लास्ट लेक्चर। लेकिन ये जो कंसेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, ये एक्सपेंस के बारे में है, रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू को हमें कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि दैट इट इज अ रेवेन्यू। पहले ये बताए रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है व्हाट वी गेट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब हम चीजों को बेचते हैं या सर्विस को देते हैं, द टोटल प्रोसीड वी गेट आउट ऑफ दैट, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो कब हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू हमने कमाया, कि हमारे पास रेवेन्यू आया, तो इसी के बारे में एक कंसेप्ट है। तो आपको कब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना चाहिए कि दिस इज आवर रेवेन्यू। तो ये कंसेप्ट कहता है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉर्डेड व्हेन एक्चुअली रियलाइज्ड। रेवेन्यू को तभी हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, रेवेन्यू को तभी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि दैट इज आवर रेवेन्यू व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड। रियलाइजर का मतलब क्या होता है? व्हेन इनकम इज अर्न, जब आपने इस रेवेन्यू को कमाया। रेवेन्यू को हम कब कह सकते हैं कि हमने रेवेन्यू कमाया? क्योंकि दो तीन स्टेज होते हैं सेल्स के। सेल्स का एक स्टेज ये भी हो सकता है कि क्योंकि बिजनेस लार्ज स्केल पे बेचता है तो पहले बिजनेस ऑर्डर्स रिसीव करता है, उसके बाद बिजनेस ऑर्डर्स को प्रोसेस करता है, उसके बाद बिजनेस ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद ऑर्डर्स एक्सेप्ट करने के बाद उन ऑर्डर्स को डिलीवर करता है, उसके बाद वो पैसे लेता है। तो ये सारी स्टेजेस जो है, इन स्टेजेस में हम कब कह सकते हैं कि हमने रेवेन्यू कमाया? क्या ऑर्डर लेने पर कह सकते हैं? क्या ऑर्डर प्रोसेस और एक्सेप्ट करने पर कह सकते हैं रेवेन्यू कमाया? क्या जब हमारी बिजनेस से डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है तब हम कह सकते हैं कि जब हम कैश लेते हैं तब कह सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि जब बिजनेस को पूरा एंश्योर हो जाए, बिजनेस इज इन ए पोजिशन कि बिजनेस अपने जो बायर, उसका बिजनेस का बायर है, बिजनेस उस बायर को कह सकता है कि नाउ यू ओ मी द मनी, अब आप मुझे पैसे उधार दे हो। जब बिजनेस ये बात कह सकता है कि बिजनेस अपने बायर को कह सकता है कि भाई आप मुझे पैसे उधार दे हो, नाउ यू ओ मी द मनी, that point of time is the recognition of the revenue.
तब तब आप कह सकते हो कि मैंने इस रेवेन्यू को रियलाइज किया, मैंने इसको कमाया। And that is not when we order, that is not when the order is processed, that is not when the order is accepted, that is not when the cash is received, that is when the business transfers goods from his place for the buyer's place or to the buyer's place। जब बिजनेस के यहां से चीजों की डिलीवरी होती है, चीजें निकलती हैं, किसके लिए? बायर के लिए, जिस बायर ने ऑर्डर दिया होता है। तो जो ही वो चीजें निकलती है तो हम कह सकते हैं दैट दिस रेवेन्यू हैज बीन रियलाइज्ड। अब इसके बाद आप उस बायर को कह सकते हो कि भाई नाउ यू आर ओइंग अस द मनी, आप हमें पैसे उधारते हो। एंड दैट टाइम यू हैव टू रिकॉर्ड दैट रेवेन्यू एज अ रेवेन्यू। उसी वक्त, वही वक्त होता है कि जब आप उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हो कि ये हमारा रेवेन्यू है, ये हमने कमाया है। न कि उस वक्त जब आप पैसे लोगे, क्योंकि पैसे आप 2 महीने 3 महीने के बाद भी ले सकते हो, पैसे आप अगले साल भी ले सकते हो। तो अगले साल जब आप पैसे लोगे तो उस वक्त हम कहेंगे कि हमने कैश लिया, लेकिन रेवेन्यू आप कहोगे हमने कमाया है उसी वक्त व्हेन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टेक्स प्लेस। एंड दैट इज व्हाट the revenue recognition concept means. It's very simple, not too difficult at all, but we have to remember because क्योंकि आम फहम में हम कह सकते हैं कि जब हम पैसे लेंगे तो ये रेवेन्यू है। इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि पैसे लेना हमेशा रेवेन्यू नहीं होता है। कभी हम पैसे लेते हैं किसी बंदे से, उसने हमें एडवांस दिया होता है, लोन दिया होता है। बैंक से हम जब लोन लेते हैं उस वक्त भी हम पैसे लेते हैं, क्या हम उसको रेवेन्यू कह सकते हैं? क्या हम उसको इनकम कह सकते हैं? नो, दैट इज अ लायबिलिटी। रेवेन्यू का मतलब होता है व्हेन यू कैन क्लेम द अमाउंट विच यू हैव अर्न्ड। जब आप क्लेम कर सकते हो, मांग सकते हो उस अमाउंट को जो आपने अर्न किया है। तो रेवेन्यू का बराह रास्त ताल्लुक है अर्निंग से, जब आप उसको कमाओगे। और आप इस पोजीशन में हो कि आप जिन लोगों से कमाओगे, जिनसे कमाओगे, आप इस पोजीशन में हो कि आप उनको मांग सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो आप ये उस अमाउंट को जो अमाउंट आपने कमाया है। एंड दैट इज द टाइम ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। That is what this concept says. तो revenue के बारे में है। I hope you understood this. The next one is a dual aspect concept. This is a very important concept. So for the practical accounting is on hand accounting जिसको हम बोलते हैं, जो हम daily अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस करते हैं, वहां इसका रोल है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का। बल्कि हमारी जो अकाउंटिंग है इसको डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम का जो बेस है, दैट इज द बेस इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये ड्यूअल मींस टू एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये कहता क्या है? व्हाट डज दिस कंसेप्ट टेल्स अस, सजेस्ट्स अस? दिस कंसेप्ट सेज that every transaction has two equal and opposite aspects and both the aspects are to be recorded। ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के, यानी बिजनेस जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, चाहे बाइंग करता है, सेलिंग करता है, मशीन खरीदता है, मशीन बेचता है। कई बार आपको मैंने बोला है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस करता है, जो भी काम बिजनेस करता है, उन्हीं को हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। और उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। लेकिन याद रखना है कि बिजनेस की हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस की हर एक ट्रांजैक्शन के दो बराबर पहलू होते हैं, बट अपोजिट भी होते हैं। एक तो बराबर होते हैं, दूसरा अपोजिट होते हैं। एंड बोथ द एस्पेक्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड, और हमें उन दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करना है। जो हर एक यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है, हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। वो पहलू जो होते हैं वो एक तो बराबर होते हैं और दूसरा ये कि वो अपोजिट होते हैं, और हमने उन दोनों ट्रांजैक्शंस को, यानी दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करना है। दैट इज व्हाट ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट सेज। लेट मी एग्जाम्पलीफाई दिस, लेट मी ट्राई टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ट्रांजैक्शन का नाम लेता हूं, मैं कहता हूं बिजनेस परचेजर मशीनरी फॉर कैश। अब ये एक ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ने मशीनरी खरीदी है कैश में, ये एक ट्रांजैक्शन हुई है। इस ट्रांजैक्शन में दो पहलू क्या है, और वो दो पहलू बराबर क्या है, और दो पहलू अपोजिट क्या है।
से बिजनेस ने मशीन खरीदी है कैश में से 1 लाख की. बिजनेस हैज परचेज्ड अ मशीनरी फॉर कैश वर्थ 1 लाख. बिजनेस ने एक मशीनरी खरीदी है 1 लाख की कैश में. इसमें दो पहलू क्या है? इसमें एक पहलू है मशीनरी का, दूसरा पहलू है कैश का. मशीनरी बिजनेस में आई है और कैश बिजनेस से गया है. मशीनरी आई है, कैश निकला है. तो मशीनरी का आना एक पहलू है और कैश का जाना दूसरा पहलू है. और मशीनरी आई है 1 लाख की, कैश भी गया है 1 लाख का, मीन्स इक्वल. लेकिन मशीनरी आई है, कैश गया है, मीन्स अपोजिट. हमने इन दोनों को, हमने मशीनरी भी रिकॉर्ड करना है और कैश भी रिकॉर्ड करना है. दिस व्हाट इट सेज. एंड बोथ द एस्पेक्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड. हमें दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है. मशीन को भी रिकॉर्ड करना है कि मशीन आई है और कैश को भी रिकॉर्ड करना है कि कैश गया है. वन मोर एग्जांपल. आप कहोगे सर अगर उधार में खरीदी है मशीनरी तो दो पहलू क्या है? तो एक पहलू, अगर हमने मशीन उधार में खरीदी तो एक पहलू ये तो पहले से ही कि मशीन आई है. अब दूसरा पहलू क्या है? क्योंकि कैश तो नहीं गया है, दूसरा पहलू ये है कि अब हमें कर्जा चढ़ा है उस सप्लायर का जिससे उधार खरीदा है. तो एक पहलू में रिकॉर्ड हम करेंगे कि मशीन आई है 1 लाख की, दूसरे पहलू में रिकॉर्ड करेंगे कि कर्जा चढ़ा है 1 लाख का. दोनों रिकॉर्ड करने हैं. मशीन भी रिकॉर्ड करनी है और कर्जे को भी रिकॉर्ड करना है. बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर अपोजिट. इसी तरह हम कहेंगे सैलरी पेड. बिजनेस ने सैलरी दी है. तो इसमें दो पहलू क्या है? इसमें एक पहलू यह है कि बिजनेस का खर्चा है सैलरी, एक पहलू ये है, तो सैलरी को रिकॉर्ड करेंगे एज एक्सपेंस. और दूसरा रिकॉर्ड करेंगे कैश गया है, बिजनेस से कैश निकला है. तो दिस इज द नेक्स्ट एस्पेक्ट एंड वी हैव टू रिकॉर्ड बोथ दीज एस्पेक्ट्स. इस तरह हम कहेंगे सेल्स मेड. बिजनेस सोल्ड गुड्स, बिजनेस ने चीजें बेची है. इसमें दो पहलू क्या है? इसमें एक पहलू यह है कि सेल्स की है, सेल्स मीन्स इनकम. एक पहलू इसमें इनकम का है यानी सेल्स का है. और दूसरा पहलू इसमें यह है कि कैश लिया है, क्योंकि जब हम चीजें बेचेंगे तो कैश आएगा. तो एक पहलू ये है सेल्स की है, दूसरा पहलू है कि कैश आएगा. सेल्स में गुड्स जाते हैं, कैश आता है, अपोजिट पहलू है. और जितनी सेल, जितनी इनकम होगी उतना ही कैश भी होगा. एंड दैट आर द टू एस्पेक्ट्स एंड बोथ दीज एस्पेक्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड. एंड दिस that is why these two aspects are called as dual aspect concept. और इन्हीं दो एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में. यही दो एस्पेक्ट्स कहलाते हैं. वन इज कॉल्ड डेबिट एंड द अदर इज कॉल्ड क्रेडिट. इन्हीं दो पहलुओं का नाम है डेबिट एंड क्रेडिट. जर्नल में भी हम डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं और फिर लेजर में भी हम डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड, और इन्हीं दो पहलुओं में रिकॉर्ड किया जाता है. एंड दीज डेबिट एंड क्रेडिट एक्चुअली इज द आउटकम ऑफ दिस डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. तो डायरेक्ट ये रिकॉर्डिंग से ताल्लुक रखता है ये कंसेप्ट. जब भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, पहली रिकॉर्डिंग जो होती है जर्नल में होती है, तो जब भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना है? हमें हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलुओं को ढूंढना है. ये दो पहलू क्या है और फिर उन दोनों पहलू को हमें रिकॉर्ड करना है. आपको याद रखना है ये जो दो पहलू हैं ये बराबर होते हैं. दीज आर इक्वल एंड दीज आर अपोजिट एज वेल. इक्वल होते हैं यानी हम कहते हैं एवरी डेबिट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट. हर एक डेबिट का एक कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है और वो बराबर होता है. ये दो पहलुओं का नाम है डेबिट एंड क्रेडिट. हमने कहा हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं और इन दो पहलुओं का नाम हम रखते हैं, नाम रखा गया है डेबिट एंड क्रेडिट. और ये डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं. आपके लिए इंफॉर्मेशन में के लिए मैं कहूं, अकाउंटिंग का जो फादर कहलाता है, फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, लिका पेकोली, वो कहता है, उसने अपनी किताब में लिखा है दैट एन अकाउंटेंट मस्ट नॉट स्लीप, मतलब इन द इवनिंग और एट द नाइट, ही मस्ट नॉट स्लीप अंटिल ही मेक श्योर दैट ऑल डेबिट्स आर इक्वल टू ऑल क्रेडिट्स. तो इतना जरूरी है कि डेबिट क्रेडिट के बराबर होना चाहिए. सारे डेबिट और सारे क्रेडिट बराबर होने चाहिए. ही सेज दैट an accountant should not sleep, he should not be able to sleep, he should not get that sleep until he make sure that all debitors are equal to all. यानी उसने जो भी अकाउंटिंग दिन में की है उसको देखना है कि दिन की पूरी अकाउंटिंग का डेबिट क्या क्रेडिट के बराबर है कि नहीं है. अगर नहीं है तो he should not sleep until he make sure that he is making debit equal to credit. This is what is the importance of this principle, and the principle is called as dual aspect concept. Hope you understood this concept. Next one is suitable monetary unit concept. Suitable
मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट। हमने पढ़ा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हमने पढ़ा इससे पहले, दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। हमने कहा कि एवरीथिंग इन अकाउंटिंग इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे मैंने अभी कहा आपको, मशीनरी हमको मेजर करनी इन टर्म्स ऑफ मनी, सैलरी हमें देखना है कितनी सैलरी, हमें देखना है कितनी रेंट, हमें देखना है कितनी, कोई भी ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस में होती है हमें देखना है कि पैसों में इसका वैल्यू कितना है, यानी एवरीथिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और मनी जो होती है ना, करेंसी जो होती है, द वैल्यू ऑफ करेंसी इज नॉट स्टेबल। ये आपको याद रखना है, करेंसी का जो वैल्यू होता है स्टेबल नहीं होता, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, ये लगातार बदलता रहता है। आपने सुना भी होगा, डॉलर का वैल्यू इंक्रीज हो गया, डॉलर का वैल्यू डिक्रीज हो गया, या हमारी रुपी, इंडियन रुपी का वैल्यू इंक्रीज हो गया, इसका वैल्यू डिक्रीज हो गया, डॉलर के मुकाबले में चेंज हो रहा है। व्हाट इज दैट? एंड दैट इज व्हाट it says that the value of the currency keeps on changing, keeps on fluctuating, ये लगातार इंक्रीज और डिक्रीज होता है। लेकिन अकाउंटिंग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट। अकाउंटिंग कहता है कि हमारी रुपी की जो फ्लक्चुएशन होती है, इसकी वैल्यू में जो चेंज होती है, दैट वैल्यू इज टू बी इग्नोर्ड, दैट चेंज इज टू बी इग्नोर्ड। हमें उस चेंज को इग्नोर करना है, हमें क्या करना है? स्टेबल मॉनेटरी, हमें मानना है कि हमारी करेंसी जो है ये स्टेबल है। अब देखिए, दिस कंसेप्ट स्टेट इज दैट, ये कंसेप्ट कहता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यही है जो भी अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है, जो भी बिजनेस एक्टिविटी हम रिकॉर्ड करते हैं, इट शुड बी रिकॉर्डेड एंड देन रिपोर्टेड टू द अकाउंटिंग यूजर्स इन अ स्टेबल करेंसी, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। हमें इसको रिकॉर्ड भी करना है स्टेबल करेंसी में, हमें इसको रिपोर्ट भी करना है स्टेबल करेंसी में, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से जो हमारी करेंसी में जो तब्दीली आती है उसको रिपोर्ट करे बगैर, यानी हमें कंसिडर करना है द वैल्यू ऑफ मनी टुडे इज द वैल्यू ऑफ मनी हियर आफ्टर। हमें इन दोनों में कोई तफरीक नहीं करनी, हमें इन दोनों में कोई फर्क नहीं करनी, क्योंकि आज के पैसे का, क्योंकि हम कहते हैं ना द वैल्यू, हम ऐसे भी कहते हैं कि पास्ट में पैसे का अच्छा वैल्यू था, पास्ट में 1000 का बहुत आता था, लेकिन आज 1000 में कुछ मिलता ही नहीं है। What we saying actually, what do we mean to say? हम कहना ये चाहते हैं कि पास्ट में द वैल्यू ऑफ मनी वाज मोर देन द वैल्यू ऑफ मनी टुडे, ये हम कहना चाहते हैं। और इससे हमें क्या पता, इससे हमें ये पता चलता है द वैल्यू ऑफ मनी कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन अकाउंटिंग में वैल्यू ऑफ मनी में जो तब्दीली आती है इसको इग्नोर किया जाता है। कैसे? इसको एग्जाम्पल पे कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, से इन द बिगिनिंग ऑफ 2024, 1 जनवरी 2024 को हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया। प्रॉफिट कब हम निकालते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम प्रॉफिट निकालेंगे, से हमने 30,000 प्रॉफिट कमाया एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर हम कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं 30,000 कमाया है 1 लाख पे, तो कितना कमाया? 30% कमाया। लेकिन जो 30,000 होते हैं ये हमने कमाए होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। इन्वेस्ट कब किया होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्या हम पहले ये देखते हैं कि 30,000 का वैल्यू कितना है अगर 1 लाख से कंपेयर किया जाए? क्योंकि 1 लाख हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कंपेयर किया था, उस वक्त 1 लाख का वैल्यू ज्यादा था, उस वक्त मनी का वैल्यू ज्यादा था। लेकिन अब जो 30,000 हम कमा रहे हैं ये हम आज कमा रहे हैं, आज वैल्यू ऑफ द मनी कम है, आज इंक्रीज हुआ है, आज इन्फ्लेशन हुई है, आज महंगाई हुई है। आज जिस वक्त हमने 1 लाख कमाया उस वक्त के 30,000 का वैल्यू ज्यादा था आज के 30,000 के मुकाबले। हम ऐसा नहीं करते, we don't convert that 30,000 into the present value और we don't convert 1 lakh into future value। हम 1 लाख का जो हमने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उसको आज के वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करते। अब आप कहोगे सर आप क्या बोल रहे हैं, क्या कन्वर्ट किया जा सकता है? द आंसर इज यस, वी कैन कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ 1 लाख इनटू फ्यूचर वैल्यू। हम देख सकते हैं कि अगर 1 लाख 1 साल पहले हमने इन्वेस्ट किया है तो 1 लाख का वैल्यू आज क्या है, ऐसा हम कर सकते हैं।
टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक कंसेप्ट है, उसमें ऐसा किया जा सकता है, उसमें फ्यूचर वैल्यू भी निकाला जा सकता है, प्रेजेंट वैल्यू भी निकाला जा सकता है, उसमें फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। 1 लाख हमारा प्रेजेंट वैल्यू, आज हमने इन्वेस्ट किया, हमने 30,000 हमारा फ्यूचर वैल्यू है जो हम कमाने वाले हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, या जो हमने कमाया है। हम 30,000 को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करते, हम 1 लाख को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करते इन दिस अकाउंटिंग। व्हाई डोंट वी डू दिस? बिकॉज वी बिलीव इन स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट। हम ये मान के चलते हैं कि हमारी करेंसी में कोई, इसके वैल्यू में कोई चेंज आती ही नहीं है। दिस इज व्हाट वी कंसिडर। अब आप कहोगे ये लूप होल ऑफ अकाउंटिंग है, मे बी इट मे बी द लूप होल ऑफ अकाउंटिंग, बट दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल सेज। इसके लिए और एक अकाउंटिंग वजूद में आ रही है, दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, दैट अकाउंटिंग इज कॉल्ड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। और उस अकाउंटिंग में फिर ये जो खामी है इसको फिर दूर किया जाता है, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फिर इन खामियों को फिर दूर किया जाता है। बट सो फॉर अवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसर्न, जो हम क्लास 11th 12th में पढ़ते हैं, इसमें हमें यही कंसिडर करना है कि दैट वैल्यू ऑफ मनी इज स्टेबल। कंसिडर कर रहा है तो इट इज नॉट स्टेबल, लेकिन हमें यही मान के चलना है कि वैल्यू ऑफ मनी में जो है इसमें कोई तब्दीली नहीं आती है, इट इज स्टेबल। इट इज जो हमारे, यानी 1 लाख हमने आज इन्वेस्ट किया इसका वैल्यू, और अगर हम 1 लाख 1 साल के बाद 2 साल के बाद कमा रहे हैं उसका वैल्यू दोनों बराबर है। दिस व्हाट इट मीन्स। इसलिए हम सीधे कहते हैं कि हमने 1 लाख पर अगर 30,000 कमाया, हम कहते हैं 30% कमाया, विदाउट सेइंग दिस कि 1 लाख तो पहले इन्वेस्ट किया था, 30,000 हम आज कमा रहे हैं। 30,000 तो आज के मुकाबले में 30,000 का वैल्यू उतना नहीं है जितना पहले था। तो विदाउट कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स वी से दैट द वैल्यू ऑफ द करेंसी, द वैल्यू ऑफ द मनी इज स्टेबल। दिस इज व्हाट द स्टेबल मॉनेटरी कंसेप्ट यूनिट सेज। दिस इज व्हाट इट इज। तो हमने डिस्कस किया these are the concepts of accounting. We discussed the revenue recognition concept. Revenue should be realized, revenue should be recorded, revenue should be recognized when actually realized, when actually earned, without considering whether cash is received or not. Next one is dual aspect concept, that when whichever transaction we are going to record, we have to see the two aspects of a transaction, and both the aspects are to be recorded, and these aspects are called debit and credit. And the last one is stable monetary unit concept. This concept says that the value of money is kept as stable. यानी जो भी accounting transaction आप रिकॉर्ड कर रहे हो या रिपोर्ट कर रहे हो, you record it and we report it in a stable monetary unit. We don't consider the fluctuations in the value of the money, and that is what is the stable monetary unit concept. So this was all about the concepts of accounting. Now we have to discuss the conventions of accounting, and those conventions of accounting will be discussed in my coming lectures. I hope you understood this topic, sorry. तो अगर आपको अभी भी लगता है कोई confusion है, कहीं हमें explanation की जरूरत है, then you can write to me. I'll be happy to answer your questions, and we'll be meeting again in my next classes with the conventions of accounting. Till then, I wish you best of luck. Allah Hafiz, and take very good care of you.